एक ऐसा सवाल जिसकी फिजिक्स हो आसान और आप उसका सोल्यूशन भी जानते हैं, आंसर भी जानते हैं, पर रिक्वायर्ड वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने में परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल जेईई एडवांस 2020 के फिजिक्स पेपर में देखने को मिला। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है जेईई मेन में भी पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में तो पूछे ही जाते हैं, जिसमें राइट वेरिएबल के टर्म्स में आपको आंसर तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है, रादर देन कि उसकी फिजिक्स बहुत मुश्किल हो। तो ऐसा ही एक सवाल ये भी है। आइए समझते हैं इस सवाल को। आज के पहले नहीं किया तो क्वेश्चन समझने के बाद ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और पहले से कर रखा है तो भी एक बार ज़रा मेरे कहने पर ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ये फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक से पढ़ देता हूँ। ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक स्ट्रिंग है, एक पेंडुलम जैसी चीज़ है, ऐसा सोचिए, जिसकी लेंथ एल है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसका मास एम है। ऐसे ही समझा देता हूँ, क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा इसलिए याद है। एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एम मास का बॉल है, उस पर क्यू चार्ज है। आपके पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले बहुत दूर रखा गया इन्फिनिटी पे, और यहाँ से आप इसको पकड़ के इसकी तरफ ला रहे हैं। फाइनल पोजीशन ये दिखाई गई है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट पी, ये फाइनल पोजीशन है चार्ज की। इस सिचुएशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। डाइपोल को यहाँ रखा है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। डाइपोल को इन्फिनिटी से कैरी करके यहाँ तक लाएं, यहाँ रखा है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ओरिजिनल लेवल से h हाइट पे। स्ट्रिंग की लेंथ एल है, ये एंगल अल्फा है, डिफ्लेक्शन एंगल, और उन्होंने इस लंबाई को भी कैलकुलेट करके दे दिया आपके लिए कि ये 2l साइन अल्फा बाई 2 है। अब क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, द एंगल एंड डिस्टेंसेस इज शोन इन द फिगर। ये डाइपोल का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन के अलोंग ये पार्टिकल यहाँ पे है इक्विलिब्रियम में। इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल टू दिस पोजीशन इज n टाइम्स mgh, देन वैल्यू ऑफ n इज। डाइपोल को इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में जो वर्क किया गया है उसकी वैल्यू n इंटू mgh है, तो n की वैल्यू बताइए। दैट मीन्स बेसिकली उस वर्क डन को कैलकुलेट कीजिए। कभी कभी तो शराफत की हद कर देते हैं IIT वाले। मैथमेटिक्स का इसेंशियल स्टेप जो आपको यूज़ करना है वो भी उन्होंने बता दिया है। इसको हम स्टैटिक्स में लामीज थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये किसी भी 3 कोप्लेनर वेक्टर के लिए ट्रू है, हालांकि हम फोर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो जस्ट एक बार यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। अगर 3 फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, तो ऐसे केस में फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, इट इज इक्वल टू फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। This angle is angle between the other 2 forces, and similarly this is equal to F3 by sine of this angle। इसको लामीज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर से रिपीट, डाइपोल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन किया गया, ये सिस्टम की फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको दिख रही है। वो वर्क डन n इंटू mgh है, n की वैल्यू बतानी है। देखिए, जिनको थोड़ा भी फिजिक्स से प्यार है वो तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर समझ गए। वर्क डन मतलब क्या? फाइनली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नथिंग इज मूविंग, तो कोई काइनेटिक एनर्जी में बदलाव तो हुआ नहीं है। तो जो भी वर्क किया गया, एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी वर्क किया इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक लाने में, और डाइपोल के पुश की वजह से, डाइपोल जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से ये मास ऊपर चढ़ गया। बट जिस पोजीशन की बात की गई है फाइनल पोजीशन की, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है नहीं, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं हुआ। इसलिए जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो सब की सब कहाँ गई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव क्या हुआ? एक तो मास mh ऊपर चढ़ गया, इसलिए mgh पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल और इस चार्ज के इंटरैक्शन की एनर्जी। ये जो डाइपोल है इसके सेंटर से r दूरी पे एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है आप सभी जानते हो kp/r² होता है। ये डाइपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल में एक पॉइंट चार्ज q रखा है
तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू वी, Q इंटू दिस, वो इतनी हो गई। ऑफ कोर्स यहाँ डाइपोल में जो दो चार्ज हैं उनके इंटरैक्शन की भी एनर्जी है, पर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब इन्फिनिटी पे डाइपोल था तो वैसा ही था, यहाँ पहुँचा तो भी वैसा ही है। तो बेसिकली ये डाइपोल में जो चार्जेस हैं उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल इतना है, और इस पोटेंशियल फील्ड में एक तरह से पॉइंट चार्ज Q रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। ये सोर्स चार्जेस है, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो नेचुरली पोटेंशियल Kp/r² इंटू Q, यही पोटेंशियल एनर्जी है। जब डाइपोल इन्फिनिटी पे था तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरैक्शन नहीं था डाइपोल का उस चार्ज Q के साथ। और जब यहाँ से इस r दूरी पे, इसको मैं r बोल रहा हूँ, हाँ, जिसको उन्होंने 2L sin α/2 लिखा है, इसको मैं r बोल रहा हूँ। जब ये r दूरी पे है तो उस समय इंटरैक्शन की जो एनर्जी है वो एनर्जी इतनी है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, कायदे में बोला जाए तो। पर आंसर इस फॉर्म में नहीं मांगा गया है। हालांकि क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप देखिए यही आंसर है, दिस इज द आंसर, सभी चीजें गिवन है। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है। बोल रहे हैं कि वर्क डन इज n इंटू mgh, n बताओ। वो बोल रहे हैं नहीं, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को mgh की टर्म्स में लिखो। तो ये तो mgh है, ये mgh के टर्म्स में लिखना है। देखिए आपकी लाइन ऑफ थॉट कैसी होनी चाहिए, इसको समझिए। बहुत से बच्चे तो इसको देख के घबरा जाएंगे कि ये तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। नहीं, अभी आपने सवाल बनाया कहाँ है। mgh एक टर्म आया, दूसरा टर्म तो पता नहीं क्या है, अकड़म बकड़म। वो गिवन क्वांटिटीज हैं, आप सोचेंगे मैंने सही लिखा है, सही भी लिखा है, पर आंसर उस फॉर्म में नहीं पूछ रहा है। तो ये जो टर्म है इसको आपको mgh के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और इसके लिए उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात की है कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, और लामिस थ्योरम भी आपको बता दिया है कि नहीं। तो एक चीज़ याद कराता हूँ आगे बढ़ने के पहले कि इस डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 2Kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q इंटू ई। ये जो फोर्स इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पे लगेगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हमें दिया हुआ है। इस डिस्टेंस को मैंने सिंप्लिसिटी के लिए r लिख दिया है। इसके इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। इस डाइपोल की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स F जो मैंने अभी लिखा, 2K मतलब 1/4πε0 2Kp/r³ होल इंटू स्मॉल q। एक mg फोर्स है और ऑफ कोर्स एक रस्सी का टेंशन फोर्स है। अब क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन ने कुछ ना बोला हो तो भी हमें कुल मिला के लिखना क्या है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था ये, इसको mgh के फॉर्म में। और मेरे दिमाग में क्या है कि जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी वजह से इस पे, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ कुछ तो ऐसा दिख रहा है, सिर्फ एक r फालतू है अगर देखें तो फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स पता करूं इक्विलिब्रियम स्टडी करके, इसने इस पे जो फोर्स लगाया वो पता करूं, तो Kp/q/r², एक r एक्स्ट्रा जरूर है, बट कुछ कुछ इस तरह की चीज मिल सकती है, ऐसा एक अनुमान आ रहा है। इसलिए इक्विलिब्रियम स्टडी करने की तरफ चलें, और कुछ कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। तो इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ऐसे। टेंशन को देखिए इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लामिस थ्योरम स्ट्राइक ना करे, क्वेश्चन में ना लिखा हो, तो भी आप टेंशन को इन्वॉल्व करके इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। नेट वर्टिकल फोर्स 0, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, या कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 करके तुम आंसर तक तो पहुंच सकते हो, मैथमेटिक्स चाहे जितनी उलझाने वाली हो। पर उन्होंने एक साफ तरीका आपको गाइडेंस के लिए दे दिया है कि आप इसी को यूज़ कीजिए। क्या तरीका है, एक तो हम टेंशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो हम जो भी लिखेंगे वो F और mg, ये तीन फोर्सेस मिल करके नेट सम 0 है। लामिस थ्योरम, F का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल, ठीक। ये एंगल कितना है आप जैसे देखना चाहो देख लो। एक तरीका देखने का ये कि अगर इस लाइन को मैं ऐसा एक्सटेंड कर दूं, ऐसा एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों वर्टिकल लाइन पैरेलल लाइन, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो नेचुरली ये 180 माइनस अल्फा है, तो F अपॉन साइन बाई 180 माइनस अल्फा, ठीक। दिस सेम एज mg अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल।
बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल, एम जी अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। ये एंगल कैसे लिखेंगे? ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑब्वियसली, ये अल्फा है, ये दोनों मिला के 180 माइनस अल्फा है बराबर है, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है ये वाला एंगल। ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 है। मैं बेसिकली ये जो एंगल है ये अल्फा बाई 2 है, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल क्या हुआ 180 माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2 कर लीजिए, 90 प्लस अल्फा बाई 2 आ गया, तो एम जी बाई साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा बाई 2 ऐसा लिख दिया। टेंशन को इन्वॉल्व नहीं करना है हमें, वो अननेसेसरी अननोन नहीं चाहिए अपने इक्वेशंस में, बस बात बन गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्चुअली में। इसको साइन अल्फा लिख दिया, इसको कॉस अल्फा बाई 2 लिख दिया, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया इन टर्म्स ऑफ एम जी। अब साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 ऐसा लिख दो तो ये ऐसा हो गया। और हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स है कितना, तो ये फोर्स है K2P बाई आर क्यूब, जहाँ आर ये लेंथ है, इसकी वैल्यू हो गई इतनी। देखिए आप, हमें क्या चाहिए था, हमारा इंटरेस्ट किस में था, हमारा इंटरेस्ट था वो पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में जो था K/p² तो K/p³ बाय r², इसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये 2 तो कैंसिल हो गया, एक r को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये K/p³ बाय r² जो हो गया वो mgr साइन अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो यार वो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज था, एक टर्म था mgh और एक टर्म था ये, इसकी जगह पे ये लिख दो, पर अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि अभी भी फंस गए इसमें हम। ये जो टर्म आया ये r इंटू एम जी साइन अल्फा बाई 2, पर अब ध्यान से देखने से समझ में आ जाता है, इसको हम r लिख रहे हैं और ये अल्फा बाई 2 एंगल है, तो ये जो h है ये क्या है, h बेसिकली r इंटू साइन अल्फा बाई 2 है, तो r इंटू साइन अल्फा बाई 2 जो है वो h है, तो देयरफॉर K/p³ बाय r² अगर निकालना है, एक r इधर शिफ्ट किए तो r साइन अल्फा बाई 2 को आप h लिख सकते हो और ये mgh बन गया। तो जो दूसरा टर्म है वो भी mgh हो गया और एक टर्म तो mgh है ही, तो दोनों मिला करके 2mgh हो गए। अब आप, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, इनकार नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो कमेंट में कुछ लोग तो लिखेंगे कि बहुत आसान है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर सीरियसली मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, जस्ट एक इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि कई बार आपकी नज़र वेरिएबल्स पर से हट जाती है। किन वेरिएबल्स में हमें आंसर चाहिए उस पर हर समय नज़र नहीं रखोगे ना, तो तुम कैलकुलेशन करते हुए डेविएट हो जाओगे, फिर थोड़ी देर बाद नज़र जाएगी तो ये समय खराब हुआ, कहने का मतलब। तो किन वेरिएबल्स के टर्म्स में आंसर चाहिए उस पर एक नज़र हमेशा रखनी है। ये शिक्षा देने के लिए ये सवाल लिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन, किसी और डिस्कशन के साथ। गुड बाय।